हो गए दोनों। अच्छा लाइव हो गया। नमस्कार, पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के सभी श्रोताओं और दर्शकों का मैं अनुपम रमेश केंगर, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। गत कई सप्ताह से आप हमारे इस कार्यक्रम को असीम स्नेह देते चले आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक और नाम जोड़ दिया हमने, स्नेहा देव जी। स्नेहा देव जी एक परम विशिष्ट कवित्री हैं और यदि मैं ये कहूं कि वे केवल कविताएं नहीं लिखती हैं, वे एक सोच रखती हैं और एक सोच को बढ़ावा देती हैं, तो शायद ये अतिशयोक्ति ना होगी। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, मैं आपको उनका एक बहुत ही संपादित और संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ, वरना इनकी उपलब्धियां तो असीम हैं, परंतु एक बहुत ही उत्कृष्ट और मनमोहिनी मुस्कान रखने वाली स्नेहा देव जी स्नेह से परिपूर्ण काव्य लेखन, व्यंग लेखन, लघु कथा, निबंध, सामाजिक लेख, हाइकू एवं समसामयिक विषयों पर लेख लिखती हैं। इनका एक कविता संग्रह स्पंदन, शून्य से शून्य तक, कॉफी टेबल बुक 2019 में भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इनका दूसरा संग्रह कस्तूरी कल्प अभी प्रकाशनाधीन है और 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकार के व्यंग में भी इनकी रचना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त ये सोशल मीडिया पर डेली डोज ऑफ लाइफ, स्पंदन और डियर जिंदगी जैसे पेज भी चलाती हैं। इनकी साहित्यिक गतिविधियां इन्हें अंतरराष्ट्रीय महिला काव्य मंच यूएई की अध्यक्षा बनाती हैं। दुबई में ये निरंतर काव्य गोष्ठियां चलाती हैं। दुबई कॉन्सुलेट की ओर से हिंदी दिवस पर ये लगातार काव्य वाचन चर्चाओं में भागीदारी करती हैं। समकालीन समूह एवं अनुस्वार साहित्यिक समूह का संचालन, आयोजन, विमर्श, परिचर्चा, काव्य पाठ, सामाजिक विषयों पर जूम साहित्यिक संयोजन का संचालन भी करती हैं और प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इनकी कविताएं एवं रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। विमेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स 2021 अवार्ड, काव्य पाठ के लिए तथा हिंदी के प्रोत्साहन स्वरूप कई सम्मान और भारतीय वाणिज्य दूतावास दुबई से भी प्रशस्ति सम्मान पत्र प्राप्त है इन्हें। ये दुबई में रहती हैं और इनके दिल में हिंदी बसती है। तो आइए स्नेहा देव जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप के मंच पर। धन्यवाद अनुपम जी। सबसे पहले पोइट्री एंड लिटरेरी ग्रुप को नमन करते हुए कि हम अभिनंदन करती हूँ और बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं कुछ बात कर सकूँ आप लोगों के बीच में। सो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए मुझे। और इतना कुछ तो आपने कह दिया, आप जो कहेंगे बस मैं उत्तर दूंगी उसके। क्या जी 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 जी, हमारा प्रयत्न यही रहता है इस कार्यक्रम के द्वारा स्नेहा जी के शब्दों के पीछे के व्यक्तित्व को शब्दों के सामने के दर्शक से मिलवाया जाए, दर्शकों को आपसे रूबरू कराया जाए और वो क्या सोच है, कैसी सोच है जिसके कारणवश आप इतनी सशक्त कविताएं लिख पाते हैं, उसका एक दर्पण हम अपने श्रोताओं को दिखाएं। तो प्रारंभ करते हैं प्रारंभिक जिंदगी से, जीवन से। कब कहां कैसे हिंदी साहित्य का प्रेम पनपा, कब कहां कैसे लिखना शुरू किया, कैसे लिखना शुरू किया? आपने बहुत सही कहा कि ये मैं जरूरी समझती हूँ कि हम आपस में एक दूसरे से जो भी कोई काम कर रहा है उसके पीछे का विचार जानना जरूरी होता है, बिकॉज उससे बहुत लोगों को और प्रेरणा मिलती है। कई बार वो एंड प्रोडक्ट पोइट्री दिखती है और हम पढ़ के और कहते कि हाँ भाई लिख दिया तो वो कहाँ से आ रहा है ये जानते हैं तो एक डीप जो गहन कहते हैं कि गहनता से जुड़ना इसको बोलते हैं।
और उसके लिए आप कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, हार्दिक बधाई सबसे पहले देना चाहती हूँ आपको कि इतना अच्छा काम कर रही हैं। और ये नहीं कि हमारा व्यक्तिगत प्रचार प्रसार होना चाहिए, पर उस सोच का प्रचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता शायद हम में से बहुत लोगों को अभी भी है। वो एक थोड़ा सा पुश, और जो एक दूसरे को देख कर कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जो है भावना, उसके लिए जरूरी है कि एक दूसरे को जाना जाए और एक दूसरे से ज्यादा ताल्लुकात हो हमारे, सिर्फ लेखन से ही नहीं, उस व्यक्तित्व से भी हो। और उस हिसाब से अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं यही कहूंगी कि मैं भी उन्हीं साधारण मतलब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो साधारण स्त्रियां हैं, वैसे ही मैं अपने आप को समझती हूँ। और शायद उनको रूबरू देखती आई हूँ। और एक चीज आप कहेंगे अनुपम जी की, हम जो लेखक अगर बनते हैं तो कहीं ये अनुभव होता है कि हम में वो संवेदनशीलता ज्यादा होती है औरों के से अलग, कि हम और ज्यादा देख पाते हैं, एक ही स्थिति को हम ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं, तो उस दर्द को भी महसूस कर पाते हैं, उस परिस्थिति को भी ज्यादा महसूस कर पाते हैं। और कई बार ये अच्छा भी होता है और कई बार बहुत बुरा भी होता है, बिकॉज आप अच्छा बुरा सभी देख लेते हैं, और जब देख लेते हैं तो फिर उससे भाग नहीं पाते आप, और आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है, चाहे कोई किसी एक्ट करें, चाहे वो मदद का हो, चाहे किसी और रूप में निकले। और आप जानती हैं कि हमारी स्त्रियों की जो दुनिया होती है वो एक सी नहीं होती। हमारे तो हर पल कितने कार्य होते हैं कि उसके बीच में से समय निकालना, तो वो रोज का एक जो जद्दोजहद कहेंगे, उसमें से समय निकाल के और कुछ और लोगों के लिए भी कर पाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं यही कहूंगी कि वो शुरू से ऑब्जर्वेशन तो थी, और देखते थे कि भाई दुनिया कैसे चलती है, ये कैसे होता है, तो यही प्रेरणा स्रोत बने। और बचपन से तो मैं नहीं लिखती थी, पर हाँ, लिखने का और पढ़ने का शौक था, तो पढ़ते पढ़ते चीजें हुई। लेकिन यही है कि हमको परिपक्व होते हुए और ये भाव आते हुए भी बहुत समय लग जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बचपन में ऐसा लगता है कि हम बच्चे ही रहते हैं। उसके बाद हमें हमें शादी विवाह की जो जिम्मेदारी है वो इस तरह से दी जाती है कि हम बिल्कुल अनजान होकर ही उसमें कूद गए, कम से कम हमारी पीढ़ी की बात। जी। तो हमें ये भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, बड़ी अनअवेयर होके और बड़े नाइव, इसको आज आप इनोसेंस कह ले या कुछ भी कह ले, जो आजकल मतलब एक टाइम पे वो इनोसेंस शब्द जो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उस इनोसेंस में आप बहुत बारी अपना नुकसान बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो जी। इससे भाग नहीं सकते हैं हम। ये हम खुशकिस्मत हैं कि आज हम दुबई में हैं, या आप भारत से बाहर हैं, पर कभी वहां थे। और बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो अभी भी उसी तंत्र में फंसे हुए हैं, जो भी है जिसको कहें। तो उनके लिए एक आवाज बनने की इच्छा हुई। लगा कि अच्छा ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो हमें जो दिखाई देता है, तो हम उनकी आवाज बनते। तो ये एक भावना थी। और खुद अपनी भी स्ट्रगल थी, ऐसी बात नहीं कि हम बिल्कुल ही संघर्ष, जैसे कहते हैं कि दर्द के मैं जाए बिना महसूस नहीं कर सकते, तो कभी तो वो हम भी उस स्थिति से गुजरते हैं, इसीलिए शायद वो देख पाते हैं। तब सोचा कि चलो अपने लिए भी, इस संघर्ष से भी निकलने के लिए और अपना एक आउटलेट हो, उसके लिए मैंने सोचा कि लेखन की ओर। बहुत सारी चीजें हम करते हैं, हम सभी औरतें करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खास, मुझे पता था कि मैं लेखन की लेखिका ही बनूंगी या लेखन कर पाऊंगी। हम अपने आप को परखते रहते हैं कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जिस तरह से भी परिस्थिति बनती गई, और जितना भी ईश्वर ने संभव बनाया, उसमें हाथ पैर प्रयास करना मेरा काम था। तो मैंने अपने आप को एक ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जब मैंने पहली बार सोचा कि देखती हूँ मैं क्या लिख सकती हूँ, तो मैंने अपने आप को कभी लेखिका इस तरह से नहीं माना। और मैंने कहा कि पहले परखना चाहिए खुद को कि लिख भी सकते हैं कुछ भी।
वहां जाके एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था क्रिएटिव राइटिंग का, तो वो बहुत अच्छा गया और वहां से मुझे प्रोत्साहन मिला और मैंने लिखना शुरू किया। ये 2008 की बात है, तो उसमें मैंने कोर्स किया था एंड 2010 से फिर मैंने कविताएं लिखना शुरू किया। पर उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, इंग्लिश में शुरू किया था क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश क्या है, वो फॉरेन कंट्री में आप जब होते हैं तो सब तरफ इंग्लिश ही है, तो आपको लगता है कि किताब अगर लिखनी है या कुछ है तो सब पढ़ें, ये इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है पहली बार। फिर जी लिखना, लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि नहीं, हम अपनी मातृभाषा को क्यों छोड़ रहे हैं। सो मैंने बहुत ही जल्दी ये कन्वर्जन किया और मुझे लगा कि सहजता है और जो भाव है वो हिंदी से सुंदर कहीं नहीं आप लिख पाते हैं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई और 2010 से लिखती रही और कोई जल्दी नहीं थी अपने आप को पब्लिश करनी, एस्टैब्लिश करनी, क्योंकि बच्चों का लालन पालन भी साथ साथ चल रहा था। और वो जिम्मेदारी, क्योंकि मुलायम सा दिल, बच्चों को कहाँ छोड़े। और आप तो जानती हैं बाहर की कितना मुश्किल होता है कि पीछे कुछ बड़े बूढ़े भी नहीं होते यहाँ पर जी कि जी देख पाए। तो ये एक बहुत बड़ी होती है कि आपकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी जो घर की है या किसी तरह से भी जीवन की, वो आपके ऊपर होती है। तो उसमें से ही समय निकाल के कुछ अपने लिए शौकिया तौर पे जो शुरू किया, फिर उसमें अपने आप ही थोड़ा गहनता आती चली गई, विचार आते चले गए कि भाई जब क्यों कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो उसको तरीके से करें और किसके लिए करें। ये जो सवाल खुद से संवाद होता है वो बहुत जरूरी होता जी जी, बहुत महत्वपूर्ण आत्म संवाद। है। जी तो आगे बढ़ूं उससे पहले श्रोताओं दर्शकों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए, एक सीधे साधे सवाल का भी जब कोई इतनी गहराई से जवाब दे पाए तो इसका तात्पर्य सीधे सीधे आप ये लगा सकते हैं कि उनकी सोच में कितनी गहराई होगी। और यही स्नेहा देव जी की विशेषता है। ये इनकी कविताओं में, इनके लेख हों या फिर इनकी एक साधारण सी टिप्पणी भी हो, उसमें ये गहनता झलकती है, उसमें इनकी सोच झलकती है। ये देखने को मिलता है कि ये कितनी संवेदनशीलता से, कितनी गहराई से किसी विषय में सोचती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले स्नेहा जी, कोई पसंदीदा कविता सुना दीजिए, फिर हम अपने प्रश्नों का सिलसिला जारी रखेंगे। जी जरूर। वैसे तो ज्यादातर कविता बनती है तो वो पसंदीदा होती है तभी बनती है, नहीं तो नहीं बनती। फिर जी भी एक छोटी सी, मैं हमेशा मुझे लगती है कि जब मैं ईश्वर से प्रेयर के रूप में एक प्रार्थना करती हूँ कि खुशगुमानी, तो खुशगुमानी खुश फहमी या कुछ खुश करने जैसा शब्द मैंने लिया था। खुशगुमानी एक बदगुमानी होती है, खुशगुमानी होती है। तो जी अगर जी आपको जी, होना ही चाहिए तो खुशगुमानी होनी खुशगुमानी होनी चाहिए। चाहिए। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, तो ये मैंने ऐसे शीर्षक पे एक बहुत छोटी सी लिखी थी। यूं आरज़ू को हवा दी मैंने कि उड़ा ले चली है मेरी रूह को ऐसे, कि आता नहीं सुकून जमी पर मुझे और कदम ठहरते नहीं बादलों पर मेरे। ए खुदा, हसरतों को देकर रवानी थोड़ी, मेरी हस्ती को कोई तो कहानी दे दे। कुछ तो होगा तेरे जहन में मेरा नक्श, राह दिखा कुछ जिंदगी में जिंदगानी दे दे। वाह यूं तो तेरी शुक्रगुजारी की वजह है बहुत, कुछ खास वजह होने की खुशगुमानी दे दे। वाह। तो जो जो ये कुछ खास बनने की इच्छा थी, आम से कुछ खास बनने की इच्छा, इसने प्रेरित, ये बहुत प्रेरित करती है कि अगर आप कर ही रहे हैं, आप रोज उठते हैं, आप 24 घंटे का समय होता है, तो आप कुछ खास करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। बाकी खाते पीते सोते तो हम सब ही है ना, तो जी जानवर भी करते हैं। तो अगर हम कुछ खास नहीं करेंगे तो क्या मतलब ईश्वर को क्या जवाब देंगे कि अब क्या करके आए हैं, है ना। तो इतना सुंदर उपहार हमें जीवन में मिला है, जीवन के रूप में। तो बस यहाँ ये मेरी एक सुंदर सी होती है, जब मुझे कभी प्रेरणा स्रोत होता है तो मैं खुद इसे ही पढ़ लेती हूँ। क्यों शुरू किया था इसे याद रखना चाहिए।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत सही कहा आपने। और ये शायद एक कोइंसिडेंस आप इसे मान सकती हैं, परंतु कल ही एक मंच पर एकल काव्य पाठ करने का सुअवसर प्रदान हुआ, तो हम यही इसी सोच में पड़ गए थे कि जिस समय आपके पास एक मंच है, मंच पर एक ऑडियंस है और आपके पास स्वतंत्रता है, कोई आपसे आकर नहीं कह रहा कि ये बताइए या वो सुनाइए, तो क्या ये केवल स्वतंत्रता है या ये एक दायित्व है उस समय उन मुद्दों को उठाने का या उन विषयों के बारे में बात करने का जिनके बारे में आप प्रायः बात नहीं कर पाते हैं। तो आपने बहुत सही बात कही, जब तक आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे उस खुदा को शुक्रिया अदा करें उस विशेष कला के लिए, उस टैलेंट के लिए जो आपको दिया गया है। कुछ तो फर्क आप में और एक साधारण व्यक्ति में होना चाहिए। अगर अगर वीणा पानी माँ ने आपको एक कला प्रदान की है, तो एक दायित्व भी तो दिया है कि उसका सदुपयोग किया जाए। बहुत सही कहा आपने, जी। बहुत सही कहा आपने। बहुत पहले कभी एक कविता लिखी थी, वो याद आ रही है कि सांसों को सांस लेने का हक अदा करना जरूरी है, जब तक जिंदा हो कुछ करते रहना जरूरी है। तो बहरहाल, आइए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अब आपसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल पूछते हैं। तो जब पहली बार लिखना शुरू किया, तो घर पर कैसी प्रतिक्रिया मिली, कैसे घर से बाहर निकले? क्योंकि प्रायः हम जब शुरू करते हैं तो वो बच्चों की कॉपी के पीछे के आखिरी पेज पर चंद लाइनें लिख जाते हैं। तो वहां से कॉफी टेबल बुक तक का सफर कैसे तय किया? क्या क्या मकाम आए? देखिए, घर से तो जब बात करते हैं घर से प्रोत्साहन की, तो जिंदगी कुछ इतनी भागदौड़ वाली है कि किसी को हम दोष नहीं दे सकते कि सुनिए आपने तो मुझे प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी कोई प्रोत्साहित नहीं करता। जिंदगी की जरूरतें ही अपने आप में इतनी ज्यादा हैं कि वो जी, अपने ही संलग्न है, और हमको दायित्व खुद ही लेना पड़ता है ज्यादातर। और प्रोत्साहन भी, अपने आप को प्रोत्साहित भी करना पड़ता है कि भाई ठीक है, कर लो, तुम वेस्ट भी कर सकती हो इस जिंदगी को, समय तुम्हारा है। तो वो ये वही आत्मसंवाद वाली बात होती है कि एक दिन दो दिन वेस्ट हुए, तीसरे दिन आपको बेचैनी होने लगती है कि नहीं भाई, ये कोई तरीका नहीं है जीने का। जी, तो आप फिर मतलब कोशिश करते हैं, तो प्रोत्साहन यही कह सकते हैं। और बाकी छोटा छोटा लिखना, चार लाइनें अच्छे से लिख दी और खुद ही सरप्राइज हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छा लिख दिया। अपने आप भी एक पाठक की दृष्टि से जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं, थोड़ा ठीक ठाक ही लिख लेते हैं। और एक चीज और अनुपम जी मैं कहूंगी कि जब आप प्रोत्साहन की बात करते हैं, अगर मैंने चार लाइनें लिखी और आपको सुनाई, आप मेरी अगर दोस्त हैं तो आप मेरी तारीफ ही करेंगे, अरे यार बहुत अच्छा है, तुम लिख ही रही हो, यही बहुत है। अच्छा, आपके मतलब प्रिय जो आपके आसपास है वो भी आपकी तारीफ, कोई भी नहीं कहेगा अरे ये क्या लिख दिया है, तो उनपे तो यकीन ही नहीं हुआ मुझे कभी। मैं तो मैं कहती भाई भाई तुम तो मुझे तारीफ ही करने वाले हो, इसलिए चलो देख लो, पढ़ लो। अच्छा, मेरी बेटी है जो छोटी है, फिर उसको मैं कहती थी, तो वो हिंदी, आप हालांकि उसकी, क्योंकि आजकल बच्चे हैं तो हिंदी नहीं, लेकिन फिर जी, कहती मम्मा मैं पढ़ती हूँ, और मैं जो हिंदी की कविताएं पढ़ती हूँ तो उसमें काफी मुझे अच्छी लगती हैं आपकी कविताएं भी, ऐसे लगता है कि उनसे मिलती हुई है। तो इतना काफी था मेरे लिए हिंट कि मैं कुछ अच्छा लिख रही हूँ, शायद इनको अच्छा लग रहा है। और फिर मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी मेरी पहली एडिटर बनती हैं, वो लिखती नहीं है, लिख नहीं पाती है, पर उनमें भी बहुत टैलेंट है। तो उनको मैं फटाफट भेज देती हूँ और वो कहती है कि ये बहुत अच्छा, अच्छा चलो ये लाइन जरा सा ठीक कर लो, ये जरा कुछ भाव ठीक नहीं आ रहा। और मेरी एक दो सहेलियां थी, वो कहती है तुम जब लिखती हो यार, तुम तो ऐसे खोल देती हो, तुम्हारे जीवन का ऐसा लगता है कि सारा तुमने अच्छा चिट्ठा अपनी उसमें लिख दिया। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ इसको जरा कविता के रूप में ही। तो ये सब चीजें छोटी 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 होती है। और मुझे वो आज तक वो लोग बहुत प्रिय हैं जो मेरे किसी आमने सामने दिखाई नहीं देते, जो मेरी यात्रा का हिस्सा बने हैं। मेरी
वो छोटी छोटी चीजों से मुझे प्रोत्साहन देना या उसको तारीफ कर देना या सच्ची तारीफ कर देना, उससे धीरे 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 करते मैं आगे बढ़ती गई। सो मैं कोई एक नाम नहीं दे सकती आपको अपने सिवा और ईश्वर के सिवा कि शायद जी उसने जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, और बहुत सही कहा आपने। अपने तो प्राय तारीफ ही करते हैं। तारीफ कर। जी बहुत। नहीं, मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि शुरू शुरू में सबको अचंभा हुआ होगा, अरे अच्छा लिख लेती हो क्या, और फिर कहीं कॉपियों के नुक्कड़ पे लिखा गया, कहीं किसी को नहीं सुना दिया, और फिर यात्रा चल निकली। बिल्कुल अनुपम जी, आपको मैं सॉरी टोक रही हूँ, आपने सही याद दिलाया कि आप अचंभे की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे भारत में स्त्रियों को कुछ नहीं समझा जाता है जब तक वो अपने आप को, मतलब 4 गुना उन्हें शक्ति लगती है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि हाँ भाई वो कुछ है। नहीं तो आप अगर शादीशुदा है तो आप सिर्फ बहू हैं, आप सिर्फ पत्नी है, आप सिर्फ बच्चों की माँ है, और आपके ये काम है। जी इसके अलावा मतलब आपको बहुत मुश्किल होती है ये कहने में कि आपका कोई स्त्री के रूप में कोई वजूद है, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप देखें अलग क्या है। सो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो पहली कविता पहली मेरी पुस्तक थी, वो इसका कारण थी कि मेरी आवाज सुनी जाए। सो जी ये बड़ी, पता नहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि अगर मुझ में टैलेंट था, तो क्या मुझे किताब का आना मेरे लिए जरूरी था? लेकिन मुझे वो किताब आई तब लोगों को जाके अचंभा हुआ, उनको यकीन आया कि नहीं नहीं कुछ बात है। तो अब अपनों को और पराओं को क्या मतलब कहा जाए, ये तो हर स्त्री की कहानी है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। पहले खांचे बना देते हैं और फिर उसमें हमको जमा देते हैं, जी, हमें अपने हिसाब से जीने को कहाँ मिलता है। बहुत कहाँ सही कहा आपने जी। तो इसी बात पे आपके, जो आपने कहा आपकी सारी कविताएं आपको प्रिय हैं, जो कविता आपको प्रिय भी हो और जो ऐसी नारी संवेदनाओं पर हो, यदि आप सुनाना चाहें तो बहुत स्वागत रहेगा। मैं सचमुच मेरी बहुत प्रेम पर बहुत सारी कविताएं हैं, पर वो मैं इश्क मोहब्बत पे अभी नहीं आना चाहती, क्योंकि स्त्री मुद्दा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और एक जी जीवन के एक स्पिरिचुअल तरीके से जीवन को देना। तो एक मैं कविता आपको जरूर सुनाना चाहूंगी यहाँ पर, वो एक अभिमान की जो एक अच्छा, थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है कि लोगों के दृष्टिकोण दिखाई देते हैं, लोगों के पीछे का भी दिखाई दे जाता है हम लोग। जी वही क्यों है, अगर अहंकार है तो क्यों है? तो कई बार ये अहंकार अपने आप को सस्टेन करने के लिए होता है, वो शायद कहीं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से आ रहा होता है या कहीं कुछ कमतर भावना से आ रहा होता है, और ये जब समझ आता है तो हम आसपास सिर्फ कहे ही थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, अपने आप खुद एग्जाम्पल बन सकते हैं हम्बल बनकर। और कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी का अहंकार तोड़ना। तो एक कविता मैंने लिखी थी, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगी, थोड़ी बड़ी है, लेकिन दो दो तीन इसके पैराग्राफ्स पढ़ती हूँ कि राही जी। तू तो राही है, इतना सामान क्यों ढोता है, ये इसका वाह शीर्षक है। वाह। राही तू तो राही है, मतलब एक इंसान के रूप में अब जब जी आए हैं, जी जी। तो राही तो हो, तो इतना सामान जो आसपास इकट्ठा किया क्यों किया? सो राही तू तो राही है, इतना सामान की ढोता है, करता चल हल्का सामान, जो कठिन यात्रा हो आसान, कुछ सीख ले कुछ सीख दे, कुछ प्रेम कर कुछ मान दे, नश्वर काया से ध्यान हटा कुछ आत्मज्ञान पर ध्यान दे, अपने पैदा होने को कुछ तो तू सम्मान दे, ये मेरा है ये तेरा है, क्यों ध्यान भटकता तेरा है, मेरा बिस्तर मेरा भवन, मेरे कपड़े मेरा चमन, और अंत समय जब आया तो चिता संग सब हुआ हवन, अब मन को तू कुछ साफ कर, क्यों कपड़ों का गट्ठर धोता है, राही तू तो राही है, इतना सा क्यों ढोता है। वाह। तो इस बहुत खूब। तरह की मैंने जी कविता लिखी, उसमें बहुत सारी मतलब उसमें 3-4 और हैं कि भाई अब राह से सोना चांदी बीन बीन कर आप मतलब कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं हम जीवन को,
जी उसकी बिल्कुल। सरल है और आएंगे और जाएंगे, उसके बीच में इतना सब इकट्ठा करने में इसी में जीवन निकल जाता है। तो जी कई लोग मतलब वो जीना है क्या, पर वही उन्हें लगता है कि बाकी लोग भी ऐसे ही जीते हैं। तो अब जी मैं कभी कभी ऐसे बड़ी अंदर की बात बता रही हूँ कि कई बार कोई मुझसे कहता है कि अरे नहीं फलाना तो ऐसे होता है, ये तो ट्रेंड ही है। तो मैंने कहा ये उनके लिए ट्रेंड होगा, हमें तो नहीं जरूरत है कि हम उनको देखकर वैसा ही जिए। हमारा जीवन तो मेरा जीवन है, रात मेरी है, मैं चाहे वहां सोऊं चाहे मैं काम करूं। ये 24 घंटे रात के भी मेरे और दिन के भी मेरे हैं, यू नो। सो ये जी जी संवाद, बिल्कुल। ये घर वालों से तक से होता है कई बार, जी कि भाई तुम्हें क्या फिक्र करने की, तुम अपने समान अपना हिसाब से अपना जो समय है उसको यूटिलाइज करो, उसको करो, जी, तो जो अच्छा लगता है वो करो, खुश होके करो, पर कॉपी करने की क्या जरूरत है। तो ये जी, सब चलता रहता, तो कविताओं में ढल जाती है ये सब बातें। बहुत सही सॉरी, कहा आपने। जब मैं ज्यादा बोल दूं वो रोक दीजिएगा मुझे। नहीं नहीं, लेकिन आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। और आज मैं यही चाह रही थी इस साक्षात्कार के द्वारा कि अपने दर्शकों को आप का परिचय आपकी सोच से करवाऊं। क्योंकि प्रायः हम सब जो कविता लिखते हैं, हमारे इसी समूह की एक बहुत ही आदरणीय कवित्री हैं, उन्होंने एक कविता लिखी थी, कविता के सृजन की प्रसव पीड़ा। तो सचमुच में कविता जो आती है उसके पीछे कितनी गहन सोच होती है और कितना कष्ट होता है जब आप कुछ ऐसा देखते हैं अपने आसपास जो कि सही नहीं है, जब आप उसके उसे अपने उस पीड़ा को अपने शब्दों में ढालते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है दर्शक के लिए जानना कि कवि के की मनस्थिति क्या थी जब उन्होंने ये लिखा। और आपकी बातें सुनकर मुझे याद आ रहा था कि बच्चन जी की एक बड़ी फेमस पोएम थी, बड़ी सुविख्यात कविता थी कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। ये कविता मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि सचमुच में एक पूरे के पूरे जीवन का दर्शन इन चंद लाइनों में उन्होंने संजो कर रख दिया, जैसे कि आपने संजो कर रख दिया। जब समझ में आ ही गया कि राही हो पथिक हो तो फिर क्या सामान इकट्ठा करना, ये सामान भी तो जाना ही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आनंद आ रहा है आपकी ऐसी विशिष्ट कविताएं सुन करके। तो यहाँ से आपका सफर फिर आगे बढ़ा और फिर और फैला, और फिर आपने अनेक समूह बनाए। उसमें से एक समूह के साथ मैं भी जुड़ी थी जहां पर कि आप लेखकों से या आग्रह कर रही थी कि हम कुछ अपने समाज के विषय में सोचें, कुछ समाज में परिवर्तन लाने के विषय में सोचें। तो ये सब आयाम कैसे जुड़ते चले गए, और फिर उसके बाद अब आप समकालीन में हैं, अब आप अनुस्वार में हैं और वहां आप बहुत ही सशक्त कार्य कर रही हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। तो ये सब धन्यवाद। कैसे संभव हुआ? हाँ अनुपम जी, धन्यवाद। आपने पहली बात, आप इतने ध्यान से मुझे देखती रहती हैं, पढ़ती रहती हैं आप समूह में, तो ये भी मेरे लिए ये भी सफलता है कि जब आप मेरा जी कुछ जी, भी जी किया हुआ अगर ये मुझे हमारे लिए सीखने का अवसर होता है। जब हम आपको पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ये एक सीख होती है, समझ में आता है कि जीवन को इस शैली से जिया जाए। आप सही कह रही हैं, क्योंकि समकालीन और अनुस्वार में जब मैंने कहा कि डॉक्टर संजीव जी का है अनुस्वार उनकी जी पत्रिका के, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं संचालन आप संभाल लेती हैं, थोड़ा सा सत्र में सृजन को का विकास हो, सृजन को प्रोत्साहन मिले। क्योंकि कई बार जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत लोग सोचते हैं लेकिन वो पेपर तक नहीं आ पाता, कोई कोई कारण बन जाते हैं। और स्पेशली मुझे औरतों के बारे में कि बहुत 2 मिनट लिखते हैं डिस्ट्रैक्ट होने में कि अरे ये काम करना है बाद में लिखेंगे, सो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, बहुत अनुशासित तरीके से अगर सत्र चलाते हैं तो उसमें अगर 4 लोगों का भी नया सृजन हो जाता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा कहीं, और शायद हम पढ़ने वालों के लिए भी, क्योंकि इसी तरह से बेहतरीन करते जाते हैं कि अब शुरुआत हर लेखक की शायद कुछ अमेच्योर
तरीके से होती हो, या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे ग्रेजुअल परिपक्वता आती है, लेकिन जी उसकी बिल्कुल। शुरुआत के लिए अगर हम थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये भी साहित्य सेवा होती है। तो मैं इसे बिल्कुल साहित्य सेवा ही बोलती हूँ कि मैं खुद तो लिख ही रही हूँ, पर साथ साथ में अगर 10 लोगों को और भी लिखवा देती हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसको, मल्टी जी उस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो साहित्य सेवा भी है और ये हिंदी की सेवा भी है, क्योंकि आप हम सबको प्रोत्साहित करती हैं कि हम हिंदी में अपने विचार एक सृजनात्मक रूप से प्रस्तुत करें। और वहां पर इतने दिग्गज लोग हैं जो कि फिर उसके बारे में व्याख्या देते हैं। तो ये बहुत ही सार्थक कार्य आप कर रही हैं, बहुत सकारात्मक कार्य। धन्यवाद। तो और व्यंग आप कैसे? विश्वास नहीं करेंगी कि मैंने जानबूझ के वो परिचर्चा का जो सेगमेंट है वो खुद के पास रखा, जिससे कि मैं नए सोच के बारे में हर बार कुछ कह सकूं, जी कुछ लिख सकूं, कुछ लिखवा सकूं। क्योंकि मैंने देखा है लेखक बहुत काफी दिन तो नहीं हुए मुझे, लेकिन जब से मैं आई हूँ मैंने नोटिस किया कि लोग बड़े सधे हुए क्षेत्र में लिखते हैं, सधे हुए मतलब कि इतने में जाना है, इतने में। तो एक वो जो लेखन का जो एक स्वतंत्र साहस चाहिए होता है कि अरे लिख जी दो, मतलब जो सच्ची बात है वो लिखने में, उसमें डरना क्या। तो उसके लिए भी आपको बूंद बूंद करके ना एक साहस भी पहुंचाना पड़ता है, और उसके लिए खुद करना पड़ता है पहले। बिल्कुल। तो तो इस तरह से मैं चलती रहती हूँ कि कभी अच्छा हो जाता है। ज्यादातर मुझे अभी तक तो सबने सराहा ही है, और मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छा लगता है, और जी लोग जुड़ बिल्कुल। बहुत अच्छा था, और जी जुड़ेंगे लेटर, सबके अपनी नहीं, वजह। इससे एक तो आपके दायरे के बाहर के विचारों को बल मिलता है। और चूंकि और लोग भी लिख रहे हैं, तो अरे मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये शंका कम होती है। लिखना सही लगता है तो फिर आप लिखते भी हैं, और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं भी प्रायः प्रयत्न करती हूँ कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत समझ में आए वो लिख दिया जाए, लेकिन बहुत नहीं, सही आप सोचा आपने। अनुपम जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको मिली तो बहुत बाद में है, लेकिन जानती बहुत पहले से हूँ, जब आपका कोऑपरा शुरू हुआ था। जी और आपकी इतनी प्यारी सी पहली बार मैंने वो लाल साड़ी जो अभी मेरी मस्तिष्क पे ऐसी छाई हुई है, कितनी खूबसूरत आवाज में आपने मुझे पढ़ा था। तो मुझे मतलब ये था कि लोग अगर चाहें तो किसी तरह भी साहित्य सेवा कर सकते हैं, और जी आप कितने अलग तरीके से कर पाती है, इतना वाइड स्पेक्ट्रम है। आप आपको चाहत होनी चाहिए करने की, काम बहुत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, काम बहुत है। बस आपके ख्वाब जो हैं वो जिंदा रहने चाहिए। जी जी। जी। तो व्यंग कैसे? स्नेहा जी, इतनी गहराई, इतनी गहन सोच वाली कविताएं। मैं नहीं कह रही कि व्यंग में सोच नहीं होती, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि फिर आप व्यंग की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि बिल्कुल अम, अलग विधा हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आज भी व्यंग को अपनी विधा नहीं मानती, मैं आज भी कवियत्री मानती हूँ अपने आप को, कवि मन है मेरा। और मुझे उसमें ही सहजता होती है, क्योंकि जब आप व्यंग लिखते हैं तो सीधी सी बात है कि आपको नुक्ताचीनी और मीन मेख और टेढ़ी नजर करनी पड़ती है, जो मेरे व्यक्तित्व के एकदम विरोधाभास में है। क्योंकि आकलन करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, अगर करती भी हूँ तो वो किसी मकसद के लिए, कि समझने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, और एक प्रहार करने के लिए। तो ये जो जी व्यंग है वो बिल्कुल प्रहार की तरह होता है, और वो मेरी फितरत में नहीं है बेसिकली। पर मुझे लगा कि अब चैलेंज, मैंने इसे चुनौती के रूप में ही स्वीकार किया था। आपने राम स्वरूप दीक्षित जी को कहा होगा, मैं वो मेरे से बात करते थे तो वो कहने लगे कि तुम व्यंग क्यों नहीं लिखती हो, तुम बातें तो ऐसे ही करती हो। तो मैंने कहा देखिए, ये तो मैंने वही जवाब दिया कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मैं इतनी जजमेंटल नहीं हूँ कि मैं लोगों को जज करूं और उसके बारे में लिखूं। कहते हैं अरे तुम शुरुआत तो करो। और उन्होंने कहा कि नहीं, फला फला जगह मुझे भेजना है, तो जरा सा उन्होंने फोर्स किया, तो अच्छा चलो कोशिश, तो मैंने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। और जब मैंने लिखा तो मैं खुद ही हैरान थी कि अच्छा, तो यानी मैं लिख पाई। पर हाँ, ये है कि मेरे व्यंग में शालीनता ज्यादा होती है और प्रहार कम होते हैं। पता नहीं मैं कितनी सफल हूँ, मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती। जी, आपने पढ़ी? आप व्यंग लिखती हैं,
यही बहुत बड़ी बात है, आपने उस विधा में भी लिखा, क्योंकि प्रायः जो कवि होते हैं वो कवि से फिर कथाकार बनते हैं, कहानीकार बनते हैं, पर व्यंग्यकार बनने में एक अलग तरह का टैलेंट चाहिए होता है। लेकिन आप बहुमुखी प्रतिभा की स्वामिनी हैं, तो आपके लिए ये सहजता से संभव हो पाया, और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और धन्यवाद। अब आपसे एक और बात के बारे में अवश्य जानना चाहेंगे, और चाहेंगे कि हमारे बहुत से दर्शक ये जानें, क्योंकि ये एक बहुत ही गौरवशाली कार्य है जो आप करने जा रही हैं। जो आप फरवरी में काव्य गोष्ठी का आयोजन करने जा रही हैं, हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में सबको और बताएं, ताकि कवि के रूप में या दर्शक के रूप में जितने लोग जुड़ना चाहें वे जुड़ सकें आपके साथ, आपके इस महायज्ञ में। जी, तो मेरा ये कोविड के कारण आने के कारण थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे माइंड में भी थे और मेरे विचार में थी कि मैं इस तरह से इस जगह पर जाके काम करूं, तो उसमें ये भी था कि यहाँ पर महिला काव्य मंच, आपको पता है कि वहाँ, तो मैं यूएई की एज प्रेसिडेंट मैंने सबसे पहले महिला काव्य मंच से जुड़ी मैं। उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कहा कि आप दुबई में काम करेंगी। मैंने कहा बिल्कुल, सहज तरीके से। तो वहां से मेरा बहुत अनुशासित तरीके से काव्य मंच से जुड़ना हो गया। तो कविताओं को तो स्वरूप मिल गया। सॉरी। कविताओं की तो व्यवस्था हो गई, अब बाकी काम था कि लोगों को जोड़ा कैसे जाए। उसके लिए फिर मैंने इवेंट्स करने शुरू किए। तो इवेंट्स में काव्य मंच, काव्य गोष्ठी, ये तो था ही। उसके अलावा कुछ विचार वगैरह करना। पर अब ये कोविड के कारण थोड़ा, फिर मैंने ये एक डियर जिंदगी एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो उसमें यही था कि यहाँ से साहित्यिक यात्राओं के लिए साल में 4 यात्राएं करेंगे लोग। यहाँ से जुड़ेंगे, कुछ भारत से जुड़ेंगे, और हम बहुत अच्छी चर्चित जगहों पे जाया करेंगे। मे बी बनारस जैसे हिस्टोरिकल है, वहां जाके प्रोग्राम करना और उस जगह को एक अलग नजरिए से देखना और उसके बारे में लिखना। तो ये प्रोजेक्ट मेरा थोड़ा सा अटक गया इसके कारण। तो एक ये था। पर बाकी महिला काव्य मंच की काव्य गोष्ठी फिर वर्चुअल होने लगी। तो उसमें मैं ये कहूंगी कि साहित्य जगत को तो फायदा ही हुआ उससे। हालांकि ये कोई गर्व करने की बात नहीं है, पर जो जो भी परिस्थिति है उसका पूरा लाभ जो है साहित्य जगत को मिला, और हम सब कितने अभी भी आज भी जुड़ गए। और जी बहुत बिल्कुल। इंटरनेशनली जो जुड़ना होता है वो बहुत काम की चीज थी। और लोगों को और ऑब्जर्वेशन में आए, लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे बहुत प्रोत्साहन एक दूसरे से मिला। और ये नहीं लगा कि भाई साहित्य सेवा में हम अकेले ही पड़ गए। तो ये चीज थी। तो इस तरह इसी के करते करते, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि ज्यादा लोगों को, देखिए कोई भी एक जब करते हैं तो उसको और तरीके से कर लो, वो वाला हिसाब तो मेरा रहता ही है। तो इसी इसी को चलते मैंने क्योंकि इतना बढ़िया एक्सपो हमारा 2020 शुरू हुआ, तो वहाँ कॉन्सुलेट में जाके रिक्वेस्ट करी, एप्लीकेशन दी कि भाई हमें भी स्लॉट दे दीजिए, एक हम काव्य गोष्ठी करना चाहते हैं, तो जिससे सब लोग आ सके। इनफैक्ट आपको, आपकी भी आमंत्रण है आपके पास भी, और आप जी प्लीज जाइएगा। तो 7 फरवरी को ये होने जा रहा है हमारे इंडिया के पवेलियन में, भारतीय पवेलियन में के हॉल में। और हमारी काव्य गोष्ठी होगी, काव्य संध्या संध्या का आयोजन है। तो यहाँ यूएई से 25 लोग हैं शामिल, उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, और कुछ हमारे मेहमान दिल्ली से भी आ रहे हैं, और नाज़नीन आ रही हैं कुवैत से, और कतर से, और ओमान से, सब जगह से आमंत्रित हैं। सो देखें कैसे जी होता है, आशीष दीजिए सब अच्छे से हो जाए। जी जी बिल्कुल। और हम तो बल्कि बताना चाहेंगे अपने जितने भी हमारे श्रोता या दर्शक आज सुन रहे हैं, कि यदि आप दुबई या उसके आसपास हैं तो कृपया अवश्य जाएं। 7 फरवरी को शाम को
एक्सपो 2020 में इंडिया ऑडिटोरियम में, जो इंडिया का ऑडिटोरियम है, उसमें जरूर जाइएगा और ये कवि सम्मेलन जरूर देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि स्नेहा जी एक बहुत अद्भुत कार्य कर रही हैं। ये हिंदी कविता को ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाकर के खड़ा कर रही हैं जहां आपको भी गर्व होगा कि आपका हिंदी कविता से कुछ भी नाता है। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी स्नेहा जी, बहरीन दुबई के बीच की फ्लाइट का किस प्रकार से बैठता है वो जरूर देखेंगे, परंतु पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि इस काव्य सम्मेलन में भाग लेना गौरव की बात है। जी, हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम चाहेंगे इसमें भाग लें हम सब, यदि बतौर कवि के नहीं तो बतौर दर्शक के, परंतु ये गर्व की बात है कि ऐसा आप आयोजन कर रही हैं और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद हम देना चाहेंगे। धन्यवाद। और इसका क्रेडिट मैं पूरा नहीं लूंगी, ये मेरे कवि मित्र ही हैं जो हमेशा हमें साथ देते हैं, क्योंकि मैं अकेली तो सिर्फ मैं एक शुरुआत करती हूँ और वो सब साथ हो जाते हैं, तो फिर अपने आप में वो बहुत सुंदर समय, बहुत सुंदर बन जाता है, वो समारोह बन जाता है। जी बिल्कुल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। लेकिन इस शेर में आप जानती हैं, आपने दो काम आपने किए। सबसे पहले मंजिल भी आपने तय की और चलना भी शुरू किया, फिर सब जुड़ते हैं कारवां में। वो तो जब भी आप कुछ अच्छा करेंगी तो जरूर अच्छे लोग जुड़ेंगे। इसी बात पे चलिए एक कविता आज और हो जाए। आपकी कविताएं इतनी अच्छी हैं, इतनी सहजता से आप इतनी गहरी बातें कहती हैं कि मन ही नहीं भरता। तो एक कविता का और निवेदन आपसे आग्रह करना चाहेंगे। अनुपम जी, मैं फिर से आपको, मैं यही कह रही थी कि बहुत खूबसूरत पोइट्री तो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, पर स्त्री विमर्श के ऊपर मैं अपनी 2-3 कविताएं कहूंगी। मैं चाहती हूँ ये कविताएं लोग जितना भी देखें, सुने और इस बात पे विचार करें। तो मैं यही समझ ली थी कि मैंने जानबूझकर इन कविताओं का सिलेक्शन आपके लिए किया है। जी तो स्वागत है। जी, तो ये मेरी नई पुस्तक जो आने वाली है, कसूरी कल्प, वो दीपा स्वामीनाथन जो मेरी दोस्त हैं उनके साथ साझा संग्रह है। इस बार मैंने उनको लिया है। मेरी आदत है, मैं अकेले नहीं करती हूँ, सबको सम्मिलित कर लेती हूँ। एक मेरी पुस्तक, वो जो मेरी स्पंदन है, वो मेरी सोलो अपना मेरा सपना था, इसके बाद से शुरुआत हुई। तो ये कसूरी कल्प से है, इसका शीर्षक है खलबट्टा। खलबट्टा जो सिलबट्टा जी जैसे, जी जी तो इसे पढ़ना चाहूंगी। खलबट्टा। जी स्वागत। आज मार्केट में मिला था समाज, आज मार्केट में मिला था समाज, उल्टी सीधी बातें और छिपे हुए कटाक्ष। कोशिश की शांत करने की उनकी अनाधिकृत जिज्ञासा, जैसे सिखाया गया था बचपन से, आखिर पालन करना था आवश्यक। और उसकी उम्र का लिहाज, उसकी उम्र का, समाज की उम्र का लिहाज, जी ना जी जाने वो हुआ या नहीं संतुष्ट, ना जाने वो हुआ या नहीं संतुष्ट, पर मैं खरीद लाई कुछ लाल मिर्च, आके कूट डाला खल बट्टे पर, खड़र खड़र खट खट, खड़र खड़र खट खट। आज आई थी घर बुआ सास, आज आई थी घर बुआ सास, वाह बतियाती और देती रही हिदायतें, कुछ ताने और शिकायतें, कुछ खट्टी कुछ मिश्री घुली, मुझे सुनना था चुपचाप, मेरी डिग्रियों की क्या होती विसात। मैंने बनाया उनके लिए काढ़ा, उनकी खांसी में आराम के लिए, मिलाई थी हल्दी तुलसी काली मिर्च, सब कूटी थी खलबट्टे पर, खड़र खड़र खट खट, खड़र खड़र खट खट। वाह वाह। आज आज आए सजन के दोस्त यार, आज आए सजन के दोस्त यार, बनने थे ढेरों भोजन के प्रकार, सब समय पर सर्व करना था, रसोई की गर्मी से क्या डरना था, सजना संवरना था बहुत जरूरी, मैं घर की शान इज्जत की धूरी, विवाह पर चुटकुले स्त्री पर मजाक, विवाह पर चुटकुले स्त्री पर मजाक, हंसी ठिठोली क्या बुरी बात, मैंने लिया धनिया पुदीना और हरी मिर्च, कबाब के साथ चटनी बनाई स्वादिष्ट, और सिलबट्टे ने दिया था साथ, खड़र खड़र खट खट, वाह खड़र खट।
बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। तो कितनी खूबसूरती से आपने उस खलबट्टे का प्रयोग किया, अलग अलग परिस्थितियों के सहनशीलता की भी एक हद होती है ये दिखाने के लिए। बहुत खूब, वाह, बहुत अच्छा लिखा आपने। इसमें तो कई और बंद भी जुड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जी ये मुझे जी, बहुत खूब। की रोकनी पड़ी। मैंने कहा नहीं थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज हम ये औरत का वो है कि वो कोमल नरम हृदय है। वो हर समय ने कलेश और वो नहीं कर सकती, उसको सहना ही है, उसको संभालना ही है। जी लेकिन क्या वो इंसान नहीं है? मतलब उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका तनाव, ये सब कैसे। जी तो ये चीज मैंने बताई कि कई बार हम कितनी बार ये आम अब बात है कि हम गुस्से में आके कुछ खाने में किचन में दरवाजा भेड़ देंगे, मतलब वो हमारी इस तरह से निकलती है चीजें। जी पर जी, बिल्कुल। हाँ, और जी, या कूट और बहुत डालेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जिसे कहना चाहिए सशक्त आपने प्रयोग किया जब आपने कहा कि बाजार में आपको मिला समाज। ये बहुत ही एक अच्छा मुझे प्रतिरूप लगा, क्योंकि वाकई में घर के अंदर हमारी कोई सामाजिक जीवन है कि नहीं है। हम बाहर जाते हैं किसी कार्य से तो समाज हमें जज करता है। जज बहुत कर खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, भाई बहुत ही अच्छा लगा। कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी टीका टिप्पणी जी पहना है क्या नहीं है, क्या मतलब कहीं हम रोकते ही नहीं खुद को कि क्या जरूरत है। कभी हम संवाद ही नहीं करते कि जब मैं सब लोगों की करे तो करना चाहिए भाई। हम जो पूछ रहे हैं क्या मंशा क्या है हमारी, क्या हम जानना चाहते हैं। तो वो औपचारिक रूप में किसी को नीचा गिराना जो होता है कि तो वो कोई तरीका नहीं होता एक स्त्री को नीचे गिराने का। तो बिल्कुल। किसी भी रूप में वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर मैं स्त्री विमर्श पे लिख रही थी इसलिए जी मैंने जी, नहीं बिल्कुल सही बात है, और स्त्री पर प्राय ज्यादा कटाक्ष उठते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप घर के अंदर बैठ करके पति के मित्रों के लिए भोजन बना रहे होते हैं और वे विवाह पर ही कटाक्ष कर रहे होते हैं। ये बहुत बहुत ही एक सशक्त मानक, बहुत ही अच्छा। आपकी धन्यवाद। कविता में बहुत अच्छा लगा। हमारा लगभग समय समाप्त हो चला है और हमने आपसे बातें भी ढेर सारी की, पर शायद मेरे दर्शक कहेंगे कि इतनी कविताएं नहीं सुनाई। तो यदि आप कोई और कविता सुनाना चाहें तो जरूर सुनाएं। एक और सुना देती हूँ क्योंकि वो भी जी स्त्री विमर्श है, और ये एक सोच को एक सोच को ही बढ़ावा देने के लिए मैंने ये कविता लिखी थी कि कभी सोचना। मैं चाहती हूँ जो भी दर्शक इसे पढ़ें, जो भी, जब मैं चाहती हूँ ये कविता बहुत दूर 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 तक जाए और अब वो सोचने पे मजबूर करे कि आज जो हम अंतराल देख रहे हैं, जो आज की स्त्री और पहले की स्त्री, और कोई भी संतुलन जी पहले का, पहले हमें लगता था बहुत संतुलन है, नहीं वो तभी भी स्त्री ने संतुलन बनाया रखा है। आज वो नहीं चाहती, वो अपना जीवन भी जीना चाहती है। तो असंतुलन अब अगर जो स्थापित हो रहा है वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। असंतुलन तो कैसे भी अच्छा नहीं है। जी, स्त्री अगर बिल्कुल। सब घर पे करती है, बाहर काम करती है, तो वो दोहरा काम करती है। तो उसका भी तो जीवन उस तरह से सिर्फ एक अहम भाव या अपने आप को बचाने के लिए अब उसे बाहर भी काम करना है। तो ये चीज मुझे बहुत दुखदाई लगती है आज की स्त्री के लिए भी जी कि तब भी वो परेशान थी, आज भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं। अगर आप देखते हैं कि आपको लगता है अरे वाह क्या बात है जॉब करें, आप उनसे पूछिए कि उनकी समस्याएं क्या है। तो पता लगेगा कि कैसे। तो एक कभी सोचना, ये मैंने लिखा था, उसे पढ़ती हूँ मैं आपके लिए। जी, बहुत स्वागत। कभी सोचना, जब एक स्त्री की देह को हवस में मसल देते हो, 100 स्त्रियां अपने सौंदर्य पर प्रसन्न होना त्याग देती हैं। वाह जब एक स्त्री को राह चलते अपने मजे के लिए छेड़ देते हो, 100 स्त्रियां स्वतंत्रता त्याग देती हैं। जब 100 सही कामों को नजरअंदाज करके, जब उसके 100 सही कामों को नजरअंदाज करके एक गलती के लिए झिड़क देते हो, 100 बालिकाएं अपना उत्साह खो देती है। वाह
वाह, बहुत मान। जब जब वर्षों सेवा के बाद एक क्षण में पराये घर की होने का ताना देते हो, जब वर्षों सेवा के बाद एक क्षण में पराये घर की होने का ताना देते हो, 100 स्त्रियां सेवा भाव से विरक्त हो सच में पराई हो जाती है। वाह, जब उसके भोलेपन में किए किसी कृत्य पर अट्टहास कर उसका परिहास करते हो, निर्मल मन कुंठित हो सकुचा जाता है। जल्द ही तुम्हारे पथरीले रूखेपन से उसकी मासूमियत भी विदा ले लेती है। जब तुम स्वयं एक स्त्री को दबाने के बाद उसे कमजोर कहकर उलाहना देते हो, 100 स्त्रियां अपने स्वभाव के विपरीत प्रबल हो तुम्हें सबक सिखाने के लिए मन ही मन शपथ लेती हैं। फिर क्या होता है? वे चूल्हे चौकों में नहीं मिलती, वे मित्रवत तुम्हारे साथ हंसते हुए नहीं पाई जाती, वे बच्चों के साथ अटखेलियां करते कम दिखती हैं, वे सास ससुर की सेवा में निर्लिप्त नहीं दिखाई देती। अब वह खेतों में तुम्हारे साथ शायद ही काम करती मिलेंगी, वह मिल जाएंगी किसी लाइब्रेरी में किताबों में समाई, वह मिलेंगी ऑफिस में तुम्हारी सीट की दावेदार बनकर, वह मिलेंगी तुमसे ऊपर तुम्हारी बॉस बनकर, वह मिलेंगी सबको हैरत में डालने वाले बहादुरी के काम करती हुई। और सच तो यह है, उनको कदापि आवश्यकता नहीं साबित करने की कि वह सदा से उच्चतर थी और रहेगी। ईश्वर की सबसे सुंदर लाडली रचना। पर हे रावण रूपी अहंकारी समाज, तुमको आवश्यकता है एक आईने की, जो तुम देख सको अपनी कुरूपता और ओछापन, अपने किए हुए अन्याय और बलात्कार, और बदले में खो दोगे तुम उन बहुत ही अप्रीतम स्त्रीत्व के गुणों को जो सहज भाव से मिलते हैं उसमें। अथाह प्रेम, कोमलता, सौंदर्य, सहभाव, भोलापन, सेवा भाव और जीवन की नमी। इस होड़ में क्या बचेगा? इस होड़ में बस बचेगा एक आईना। धन्यवाद। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। और क्या आपने एक चित्र प्रस्तुत कर दिया, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मानो एक फिल्म चल रही हो। आपने एक आईना नहीं, एक पूरा चलचित्र दिखा दिया कि क्या होता है और उसका फिर प्रतिफल क्या होता है। और वाकई में इसी प्रकार से शायद धीरे धीरे स्त्री ने अपने स्वयं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया होगा। बहुत ही खूब, वाह, बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपकी स्नेहा जी। और उससे अधिक आपकी सोच। हम आपको, आपके अंदर की कवित्री को, आपके अंदर की लेखिका को नमन करते हैं, लेकिन सबसे अधिक हम आपकी सोच को नमन करते हैं, जो बहुत सकारात्मक है, जो सबको साथ लेकर चलने की आपकी सोच है। एक व्यापक सोच लेकर आप चल रही हैं। आप समाज का, स्त्री समाज का, लेखक वर्ग का, सभी का भला करने में लगी हुई हैं। ऐसे अद्भुत लोग कम ही मिलते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे पटल पर आए। और चूंकि हमारा समय समाप्त हुआ जाता है, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जाने से पहले श्रोताओं को, आज की युवा पीढ़ी को, हमारे कवि मित्रों को आप कुछ संदेश देना चाहें तो अवश्य दें। आपने सब इतना अच्छा कह दिया मेरे बारे में, और आपने मुझे, मेरा सौभाग्य कि आपने पटल दिया और मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का एक अच्छा अवसर दिया, क्योंकि ये विचार मुझ तक नहीं रहने चाहिए, ये मैं भी सोचती हूँ। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और किसी को तो मैं क्या ही कहूंगी, क्या संदेश दूंगी। बस मैं चाहती हूँ कि मैं कहूँ नहीं, मैं करूँ, और लोग उसे देखें और वैसा करना चाहें, तो ही मैं अपने आप को सफल मानूंगी कि मैंने कुछ किया। मैं जैसे सच में अभी कह रही थी कि मैं ज्यादा आकलन नहीं करती, बस यही चाहती हूँ कि जो भी आप करें, आप उस अपने आप से संवाद करके करें। चाहे वो लेखक वर्ग है, अगर वो लिखता है तो क्यों लिखता है, वो क्या देना चाहता है,
वो अपने अब पाठक के रूप में जरूर अपनी रचनाएं पढ़े, कि वो जब पाठक पढ़ेंगे तो उससे वो क्या हासिल करेंगे। और मैं उनसे निवेदन करती हूँ जो नकारात्मक लिखते हैं, मैं नहीं चाहती कि, क्योंकि एक बहुत जो दुनिया होती है वो सकारात्मक लोगों से चलती है, जो काम करते हैं, जो कहते भी नहीं, जो दिखाई नहीं देते, वो चुपचाप अपनी काम, ये दुनिया उनसे चलती है। ये शिकायती लोगों से नहीं चलती कि शिकायत करते रहो कि यहाँ ये नहीं हुआ वहां नहीं। आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करिए, आपने क्या किया। जरूरी नहीं है बाहर जाए, आपने घर में क्या किया, क्या आपने घर जी में क्या आपने अपने परिवार को जो देना चाहिए था वो दिया, क्या वो प्रेम दिया, या वो सम्मान दिया, क्या आदर दिया। तो अगर उतना भी कर लेते हैं तो आप उस हकदार होते हैं आपको कहने के। और अगर आप चाहें तो छोटी छोटी चीजें होती, बस स्वयं से संवाद करें, जी बस ये कहना चाहती हूँ। जी, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह! बहुत ही खूब बात कही आपने कि सचमुच में सकारात्मक पॉजिटिव लोग ही होते हैं जिनसे कि जीवन आगे बढ़ता है। जो भी नकारात्मक सोच रखेगा वो अवरोध ही पैदा करेगा, वो का जी जीवन को आगे नहीं बढ़ाएगा। बहुत अच्छी सोच आपकी, बहुत अच्छी कविताएं आपकी स्नेहा जी, और बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आप आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी। और इसी के साथ हमारा समय समाप्त हुआ जाता है, तो एक बार पुनः मैं अपने सभी दर्शकों श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ते हैं। आज मुझे पूरा विश्वास है आपको स्नेहा जी की बातें सुनकर, कविताएं सुनकर जरूर बहुत सी प्रेरणा मिली होगी। उसे अपने जीवन में कार्यान्वित कीजिए। दुबई एक्सपो में इनके कवि सम्मेलन में अवश्य जाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत गौरव का आभास होगा। और इसी के साथ अब मैं अनुपम रमेश किंगर आपसे विदा लेती हूँ, इस वचन के साथ कि अगले सप्ताह आपसे पुनः मिलूंगी एक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी बहुत का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।